जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने चलिए लास्ट क्लास में हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में हमने देखा था कि क्या क्या इसमें जो है ये कार्यक्रम होता है, कैसे कैसे जो है कि प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इससे पहले भी हमने जो है कि इस तरह की स्कीम देखी थी, है ना। तो यहाँ तक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था कि 11,000 देने की जो है कि बात करते हैं, है ना। वो दो बच्चों पे देने की बात करते हैं। पहले पे जो है कि आपका 5,000 देने की बात होती है 3 किस्त में। पहले जो है कि बर्थ से पहले जैसे ही प्रेग्नेंट होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, वैसे ही 1,000 मिल जाएगा, 48 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। और 1,000 जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको मिलेगा। और जो भी आशा वो लेके आएगी सेंटर पे, रजिस्टर कराएगी उस प्रेग्नेंट लेडी का, उसे भी जो है कि कुछ पैसे प्रोत्साहन राशि 600 रुपए के आसपास मिलेगी। ये हमने जो है कि लास्ट क्लास में देखा था। दूसरे क्लास में दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि जब सेकंड बच्चा जो है कि पैदा होता है और अगर वो लड़की होती है तो एक मुश्त आपको जो है कि यानी कि एक ही साथ 6,000 रुपए आपको मिल जाता है। सरकार ने ये स्कीम बना रखी है कि हम आपको टोटल कितने देंगे, 11,000 रुपए देंगे, है ना। पहले बच्चे पे 5,000, दूसरे बच्चे पे 6,000। दूसरे बच्चे पे कंडीशन है लड़की होगी तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक ही बच्चा पैदा हो तो ज्यादा बेहतर है ना। ये सारी बातें हमने देख ली थी। इसके बारे में हमने बताया था कि अगर आप ऑनलाइन खुद ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो आप जो है कि PMMVY पोर्टल पे जाके जो है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपके जो नजदीक का स्वास्थ्य केंद्र है या फिर आपका आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां पर भी जाके आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये सारा कार्यक्रम हमने देखा था, ठीक है। ये सारी बातें हमने देख ली थी। अब यहां से जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, वह टॉपिक देखना है MAA माँ। टॉपिक क्या देखना है? माँ, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। माँ ये जो है कि एक योजना है ना, माताओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम के तहत जो है कि माँ एक क्या है, अपने आप में एक योजना है। और माँ योजना के बारे में मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, लाइन बाय लाइन भी मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। इसमें क्या प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा पहले तो देख लेते हैं शुरू कब किया गया है। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा 5 अगस्त 2016 को ये शुरू किया गया है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देखा जाए, लक्ष्य या उद्देश्य देखा जाए तो स्तनपान को बढ़ावा देना, है ना। आजकल जैसे जैसे मॉडर्न जो है कि आपका जमाना आता जा रहा है, जो है ना, वहाँ पे एक फैशन चलता जा रहा है कि बच्चे सेल्फ न पैदा करके दूसरे से सरोगेट मदर के द्वारा जो है कि पैदा कराना, या अगर बच्चा कर भी लिए तो फिर उसे फीडिंग न कराना, यानी कि दूध न पिलाना। ये एक समस्या क्यों, बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि माँ चाहती भी है बट एक्चुअली डिलीवरी के बाद जो अब मेडिसिन वगैरह दिया जाता है उसके थ्रू जो है कि जो मिल्क है, जो दूध है, दूध आना बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप दवा ववा करा सकते हैं। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो है कि यह जो है कि योजना जो है कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसके तहत जो है कि इस परियोजना का नाम ही है शॉर्ट फॉर्म माँ, है ना। माताओं का पूर्ण स्नेह यहाँ पे बात की गई है। अब बोला गया है कि बच्चे के जन्म होने से 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को माँ का दूध क्या है, कंपलसरी है। माँ का दूध क्या है, कंपल्सरी। जो है ना, एडवर्टाइजमेंट भी पहले आता था टीवी पे कि माँ का पहला जो गाढ़ा पीला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। अगर वो बच्चे को मिल जाए तो बच्चे की जो आपकी
प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे की गई है कि 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान की शुरुआत हो जानी चाहिए, अर्ली, है ना। और जीवन के पहले महीने, पहले यानी कि पहले 6 महीनों की बात की जाए, 6 महीने तक केवल स्तनपान की बात की जा रही कि केवल जो है कि बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ और बच्चे को ना दे। कारण यह है कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो बॉडी है, बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसके इंटरनल ऑर्गन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। और इस कंडीशन में देखा जाए कि उसका जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम बाहर का कोई भी फूड मटेरियल या मिल्क या कोई भी चीज देते हैं तो वो बच्चे को फायदा करने के बजाय नुकसान करेगा ज्यादा, क्योंकि वो बच्चा अभी उस सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जबकि माँ का जो दूध, चूंकि वो बच्चा जब से पेट में आया तब से माँ से जुड़ा हुआ है, तो माँ के थ्रू जो है कि जो भी चीज उसे जो है कि न्यूट्रिशन मिलेगा वो ज्यादा उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, ज्यादा जो है कि उसके लिए अनुकूल होगा, है ना। सुनिश्चित करना और शिशु के बेहतर पोषण के माध्यम से बाल मृत्यु दर को कम करना। देखिए यहाँ पे हर जगह एक उद्देश्य आपको जरूर मिलेगा कि बाल मृत्यु दर को या शिशु मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है ना। पहले बहुत ज्यादा बच्चे जो है कि पैदा होते ही मर जाते थे, उसको कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह चलाया गया, उसके तहत ये भी है। इसके बारे में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। सरकार ने तो इतना कर दिया कि बहुत सारे जो आपके रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, है ना, इसके अलावा एयरपोर्ट है, बहुत सारे जो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेंटर हैं, वहां पर जो है कि गवर्नमेंट ने अलग से जो है कि माँ को फीडिंग कराने के लिए, बच्चे को फीडिंग कराने के लिए, माँ द्वारा बच्चे को फीडिंग कराने के लिए एक स्पेशल कैबिन बना दिया गया है कि आप वहां पे बैठिए, वहां पे कोई जो है कि आपको रोक टोक नहीं है, कोई जो है कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहां पे आप बच्चे को क्या कीजिए, दूध पिलाइए। तो इस तरह का सिस्टम जो है कि डेवलप किया गया। ठीक है, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। गर्भवती और धात्री माओं के, उनके परिवार के सदस्यों, समाज को स्तनपान के लाभों के बारे में बताना। अब स्तनपान के बहुत सारे लाभ हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के लिए लाभ है, नहीं, जितना बेनिफिट बच्चे को है उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट, 2 गुना 3 गुना बेनिफिट जो है कि माँ को है ना। उससे ज्यादा बेनिफिट क्या है, माँ को है। और जितनी ज्यादा आवश्यकता प्रारंभ में बच्चे को है माँ की दूध की, वैसे ही जो है कि माँ को भी आवश्यकता है कि स्टार्टिंग में बच्चे को क्या करे, दूध पिलाए। दोनों को इक्वली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चा सेंसिटिव है, तो उसके लिए जो है कि बहुत ज्यादा हम आउटसोर्स नहीं कर सकते फूड मटेरियल, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन माँ के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है। कैसे प्रॉफिटेबल हो जाता है, आगे मैं आपको बताता हूं। स्वस्थ प्रणालियों को मजबूत करना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्वास्थ्य पर, जैसे आप एजुकेट करना चाहते हो, है ना, लोगों को एजुकेट करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो कि हाँ नहीं, एक माँ को बच्चे को दूध पिलाना दोनों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। और बच्चे के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, सशक्त भारत के निर्माण के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी जो है कि कार्यक्रम है। तो इसके लिए आपको दोनों को जो है कि समझाना पड़ेगा। और इसमें हेल्प आपकी कौन करेंगी, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो है कि ग्राउंड लेवल वर्कर, जैसे एनएम हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, ये लोग ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो दुग्ध पान के फायदों को घर घर तक पहुंचा सकती हैं। तो इसके लिए इनके माध्यम से जो है कि हम सहायता से हम क्या करेंगे, पूरे जागरूकता अभियान के तहत जो है कि ये सारी चीजें, जानकारी हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं, है ना। अब माँ का स्नेह सबसे अनमोल उपहार है। माँओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम जो है कि ये चला हुआ है ना, माँओं के सम्मान और सशक्तिकरण को के लिए समर्पित है। ठीक है, साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है। इसमें उनके त्याग, प्रेम और योगदान
को सलाम करने के एक प्रयास है। स्नेह सम्मान ये सारी चीजें थोड़ी सी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं है। ये एक आदर्शात्मक जो है कि एक पिक्चर है ना। चलिए, और कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। सुविधाओं को प्रोत्साहन, है ना, उन स्वास्थ्य केंद्रों को पहचानना और पुरस्कृत करना जहां पे स्तनपान की उच्च दर बनाए रखने में सफल। अब देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें आपको 2-3 लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो आपका मेडिकल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। पहले तो वहां पे आपको एक बेहतरीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा, है ना। वहां के जो वर्कर हैं उनको जो है देना पड़ेगा, साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी देनी पड़ेगी। वहां पे एक ऐसा स्पेशल जो है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पेशल कॉर्नर या स्पेशल जो है कैबिन होना चाहिए कि चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी समय है हो, एक माँ वहां पे बैठ करके अपने बच्चे को पूरे निश्चिंत भाव से, सुरक्षित भाव से वहां दुग्धपान करा सके। इस तरह का इन्वायरमेंट जो है क्रिएट आपको करके देना पड़ेगा। दूसरे लेवल पे क्या करना पड़ेगा, आपको जन सामान्य में जागरूकता फैलाना पड़ेगी। जागरूकता कैसे फैलानी पड़ेगी, दोनों जो दुग्धपान के फायदे हैं उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे लेवल पर आपको जो है कि प्रोत्साहन राशि के रूप में भी थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। अब इसमें कर क्या सकते हैं, है ना, मैं सोच रहा हूं कि वो टॉपिक आ जाए फिर मैं आपको बताऊं। पोषण के लिए मुख्य हस्तक्षेप, परामर्श और सहायता। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ जाते हैं। सामुदायिक स्तर पर माताओं के स्तनपान की सही तरीके और पोषण संबंधी सलाह दे सकती हैं, है ना, दे सकती हैं। इसमें एक चीज और शामिल है कि माताओं को क्या खाना पीना चाहिए, क्या खाना पीना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि माता का जो हेल्थ है, माता का जो हेल्थ है उससे सीधा सीधा जो है कि बच्चे का हेल्थ जुड़ा हुआ है। अगर माता का हेल्थ खराब होगा तो बच्चे का भी हेल्थ खराब होगा, है ना। तो माता के खान पीन का सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा, बच्चे पे पड़ेगा। तो इस खान पान के बारे में जागरूक करना, साथ ही साथ जो है कि ओवर ईटिंग से भी थोड़ा सा परहेज करना, ये भी जो है कि पूरक आहार के बारे में 6 महीने, अच्छा 6 महीने बाद की बात यहाँ पे आ गई है। वो कहाँ गया शिशु के लिए, इतना नीचे दे रखा है यहाँ पर, है ना। चलो आएगा वहीं पे बताएंगे, ठीक है। पूरक आहार में देखिए जैसे बच्चा जो है कि माँ का दूध पीना जो है कि 6 महीने के बाद की बात की जा रही है कि 6 महीने का बच्चा हो गया है तो उसके बाद उसे और क्या क्या चीजें दी जा सकती है। तो 6 महीने के आयु के बाद स्तनपान के साथ साथ उम्र के अनुसार उचित पूरक आहार, है ना, कम्प्लीमेंट्री जो है कि फीडिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि 6 महीने बाद जो है कि चाहे तो आप बच्चे को कुछ ऊपर की चीजें जैसे दाल का पानी वगैरह हो गया, है ना, ऊपर के गाय वगैरह का दूध वगैरह हो गया, ये सारी चीजें भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा मीठी चीजें नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि आजकल समस्या आ रही है कि बच्चे चाइल्ड एज में ही उनको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम आ जा रही है, फैटनेस की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो इस कंडीशन में 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा मीठी चीजें बच्चे को नहीं देना है ना, नेचुरल चीजें देनी है। ज्यादा पैकेजिंग की हुई, है ना, प्रिजर्व की हुई, यानी कि जो पैकेट में चीजें आ रही हैं उसको आप देने से बचें। क्यों? क्योंकि जो भी पैकेजिंग चीजें हैं, हालांकि आजकल मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में बहुत सारे लोग सेरेलैक्स वगैरह और भी बहुत सारे फूड मटेरियल जो है कि बच्चों के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो जो है कि अपने स्नेह में बच्चों को खिलाते हैं। भाई वो भी एक तरीके से पैकेजिंग मटेरियल ही है। तो जहां तक हो सके बच्चे को नेचुरल चीजें खाने के लिए दीजिए, जो प्रकृति में आपको सरलता से उपलब्ध है। जो भी पैकेट है, जो भी पैकेजिंग चीज है, कहीं ना कहीं उसे सुरक्षित रखने के लिए, उसमें प्रिजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए कहीं ना कहीं केमिकल वगैरह का यूज किया जाता है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो अगर वो आप फूड मटेरियल आप जो है कि बच्चे को देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो बच्चे के फूड मटेरियल के साथ साथ केमिकल भी उसके जो है कि बॉडी में जाएगा, और बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बॉडी है, अभी उसके लिए रेडी नहीं है। तो पैकेजिंग फूड से बिल्कुल बचिए, बच्चों को इस तरह की जो चीजें ना दीजिए। फ्रूट्स वगैरह में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रूट का जूस देते हैं। जूस मत दीजिए, पूरा फ्रूट खिलाइए। खिला सकते हैं तो उसे
जो है कि हाथ से मसल करके पूरा फ्रूट हल्का 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 लुगदी टाइप का करके बच्चे को खिलाइए। ऐसा ना कि सिर्फ जूस दीजिए। देखिए, जूस देने और पीने से भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, क्योंकि जो फ्रूट का नेचर है, नेचर में जो फ्रूट आता है वो इस तरीके से बन के आता है कि उसका अगर एज इट इज सेवन करते हैं तो उससे बीपी, शुगर और आपका जो है कि फैट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें हर एक तरीके की बैलेंस जो है कि मटेरियल वहां पे अवेलेबल होता है। लेकिन जब वहां से सिर्फ उसका जूस निकाल देते हैं तो अन्य सारी चीजें क्या हो जाती हैं, जो उसके स्वीटनेस को और जो उसके न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करती हैं, जिससे आपका शुगर और फैट वगैरह, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने की संभावना को रोकती हैं, वह और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप डायरेक्ट जो है कि फ्रूट को खिलाइए, जूस को मत दीजिए, ठीक है। कुपोषण का उपचार, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र के माध्यम से विशेष देखभाल और उपचार प्रदान किया जा सकता है। आंगनबाड़ी भी तो इसीलिए चलता है, आंगनबाड़ी भी इसीलिए चलता है ताकि बच्चों में कुपोषण की समस्या न आ सके। और बच्चों में कुपोषण की समस्या को रोकने के लिए आंगनबाड़ी में देखेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिशियस जो है कि आपके फूड मटेरियल बच्चों को अवेलेबल कराया जाता है, जैसे आपका रिफाइन हो गया, शुगर हो गया, और जो है कि दलिया हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीजें जो है कि वहाँ पे अवेलेबल, चना वगैरह हो गया, ये वहाँ पे जो है कि अवेलेबल कराई जाती है बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं शिशु के लिए जो है कि माँ का पहला दूध, है ना। माँ का पहला जो दूध होता है, यानी कि जो बच्चे को फीडिंग कराने की, जिसको मैं अभी तक रोक के रखा था, आपको बार बार बोल रहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो लाइन नहीं आ रही थी, मैं नहीं बता रहा था। तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए, अब जब बच्चा पहले ही माँ का दूध पान करता है तो उससे क्या होता है, उसमें बहुत सारे आपके जो है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल होते हैं और उसके अनुकूल होते हैं, है ना। उसके क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। अब यहाँ पे संक्रमण वगैरह की खतरा जो है कि बच्चों में नहीं रहता है, बच्चे का अच्छा से न्यूट्रिशन होता है, बच्चे का जो आपका प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ता है, बच्चे का अच्छा जो है कि विकास होता है। जो माँ का दूध होता है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है बच्चे के लिए, तो ऊपर से आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि हमारी परंपरा में पहले ये परंपरा रही है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता था उसे शहद चटाया जाता था। डॉक्टरों ने इसे मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, इसे माँ का ही दूध दीजिए, वही सबसे बेस्ट है और कुछ भी देने की जरूरत आपको नहीं है। हालांकि परंपरा है अलग अलग, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चे को जो है कि माँ का दूध मिल जाता है तो इससे निमोनिया का जो है खतरा, संक्रमण का जो खतरा होता है बच्चे में, उस संक्रमण के खतरे से बच्चा बच जाता है। निमोनिया से भी क्या होता है, उसका बचाव होता है। दस्त जैसी बीमारियों से जो है कि गैस जैसी बीमारियों से उसे क्या होता है, बचाव होता है। ये सारी जो है कि उसके लक्षण, उसे फायदे होते हैं। और प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, उससे बढ़ता है बच्चे के लिए ये बेनिफिट हो गए। अगर माँ के दृष्टिकोण से बात करें तो माँ के दृष्टिकोण से क्या होता है, तो जब डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के बाद जो बच्चे का जो माँ का जो है कि गर्भाशय है, गर्भाशय में गांठ पड़ने की समस्या हो जाती है कभी कभी, है ना। तो अगर लगातार जो है कि बच्चे को आप फीडिंग करा रही हैं तो आपके गर्भाशय में गांठ पड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। वहां पे गर्भाशय में कैंसर होने के चांसेस होते हैं तो कैंसर होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ज्यादा समय तक जो है डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है कि ब्लीडिंग लगातार चलता रहता है, लॉन्ग टर्म तक जो है कि ब्लीडिंग होता रहता है। तो अगर आप फीडिंग कराती हैं, बच्चों को जो है कि प्रॉपर दूध पिलाती हैं 2-3 टाइम, तो आपकी जो ब्लीडिंग की समस्या है वह भी जो है कि जल्द से जल्द सही हो जाती है। इसके अलावा चूंकि जैसे ही डिलीवरी होती है तो महिलाओं को बहुत एक्स्ट्रा केयर दिया जाता है और एक्स्ट्रा केयर में उन्हें खाने पीने की बहुत ज्यादा सहूलियत दी जाती है। तो खाने पीने की सहूलियत दी जा रही है, ज्यादा काम करने को है नहीं, तो बैठे बैठे उनका मोटापा बढ़ने लगता है, चर्बी फैट जो है कि बढ़ने लगती है। और जब मोटापा बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगती है, तो फिर जो है कि वहीं से बीपी, शुगर, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को दुग्ध पान करा रही हैं तो इसका फायदा ये होगा कि आपके बॉडी में कभी फैट कलेक्ट
नहीं होगा, आपको बीपी शुगर की समस्या नहीं होगी। ये सारे जो है कि आपको फायदे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। माताओं के लिए फायदे क्या है? स्तनपान में प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव के खतरा को कम करता है। भविष्य में स्तन, है ना, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो जो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है, वो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये डिंब ग्रंथियों में जो है कि आपका कैंसर होने की संभावना जो होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारी जो गंभीर समस्याएं हैं जो दुग्धपान न कराने से उत्पन्न होती हैं, उन सबका यहाँ पे समाधान हो जाता है। सिर्फ एक सिंपल सा जो एक नेचुरल रिलेशन है न्यूबॉर्न बेबी और माँ के बीच, उसे अगर आप सिर्फ बिल्कुल सरलता से, सहजता से, है ना, बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे अगर उसे आप बनाए रखती हैं तो बच्चे के लिए भी फायदेमंद है और माँ के लिए भी फायदेमंद है, दोनों के लिए बराबर जो है कि यहाँ पे फायदेमंद है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में आपको बता दी। थोड़ा सा पानी लेके आ जाते हैं। हाँ, चलिए, थोड़ा सा पानी लेने चले गए थे। तो ये सारा कार्यक्रम हमने देख लिया था, है ना। माँ नामक जो कार्यक्रम है उसके बारे में पूरी जो है कि जो जागरूकता चलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या क्या उसका उद्देश्य है, कैसे कैसे चलता है कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है, वो पूरा हमने डिटेल में यहाँ पे देख लिया। आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
फ्लोरोसिस एक तरीके से देखा जाए तो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में जो है कि पाया जाता है, इसके वजह से तमाम सारी हेल्थ इश्यूज जो है कि क्रिएट होती हैं। इस हेल्थ इशू से रिलेटेड जो है कि एक कार्यक्रम चलाया जाता है, इसको फटाफट देख लेते हैं। फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना, यानी कि NPPCF भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि फ्लोरोसिस के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के लिए लाया गया था। इस तरह के प्रश्न जो है कि बहुत ज्यादा बनते हैं। अभी तो चूंकि मैं आपको ये क्लास करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की क्लास करा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जितने मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ ना, यहाँ पे सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को मैं कराऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे जो है कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। के दौरान शुरू की गई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है कि उन क्षेत्रों में फ्लोरोसिस की समस्या को नियंत्रित करना जहां पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा है ना। अब देखिए फ्लोराइड की मात्रा की निर्धारित सीमा कितनी है, कितनी है निर्धारित सीमा? तो निर्धारित सीमा आपका 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है ना, कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए 1.5 ग्राम पर लीटर अगर जो है कि है तो वो ठीक है, काम चल सकता है। अगर 1 है तो और बेटर है। 1 से नीचे है, 1 से नीचे देखिएगा ना तो 0.6 है, 0.6 to 1 है ना, to 1 और 1 to 1.5 mg पर लीटर, ये जो है कि यहाँ पे दिया जाता है। फ्लोराइड की जो है कि मात्रा इतनी होनी चाहिए पानी में तो वो पीने लायक है। लेकिन जहां 1.5 से ज्यादा मात्रा हो जाती है फ्लोराइड की पानी में तो वो पानी फिर पीने लायक नहीं हो जाता है ना। फिर वो उसमें उससे बहुत सारी जो है कि वीकनेस और बहुत सारी आपके डिजीज जो है कि बॉडी में होने लगती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत में सारे जो क्षेत्र हैं वहां क्या करना, सर्वे करना, और सर्वे करके उनका क्या करना, एक डाटा संग्रह करना और उसी बेस पे प्रोग्राम को क्या करना, लागू करना। प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आधारभूत सर्वे करना और जल आपूर्ति मंत्रालय के डेटा का उपयोग करना है ना, जल आपूर्ति मंत्रालय के डेटा का उपयोग करना। अब यहाँ पे फ्लोरोसिस के लिए रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए कार्यक्रम लेके आया गया है। फ्लोरोसिस एक जन स्वास्थ्य समस्या है। क्या है? जन स्वास्थ्य समस्या, यानी आम लोगों की समस्या से। देखिए जो बड़े लोग हैं वो तो भाई फिल्टर वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें आधुनिक जो है कि जो उपकरण है उसका उपयोग करते हैं, और आधुनिक उपकरण के उपयोग करने के कारण जो है कि उनका जो पानी है वो ठीक होता है, ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन जो आम लोग हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स पे, वाटर के नेचुरल रिसोर्स पे ज्यादा जो है कि निर्भर हैं, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो यहां पे समस्या जो है कि ज्यादा गंभीर हो जाती है। यानी कि यह जन स्वास्थ्य की समस्या है। जो अधिक फ्लोराइड युक्त पानी के नियमित सेवन से होती है, इसे रोका और नियंत्रित किया जा सकता है, इसे रोका और नियंत्रित किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट है। फ्लोरोसिस क्या है? तो फ्लोरोसिस है जब पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाती है और उसका दीर्घकालीन सेवन किया जाता है, तो यह दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है ना। दांतों और हड्डियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। दांत के जो मसूड़े वगैरह होते हैं, दांत की जो जड़ें होती है वो दांत कमजोर होने लगता है। साथ ही साथ दांतों पे जो है कि पीलापन जो है कि वहां पे इकट्ठा होने लगता है ना। जो कमजोर इनेमल्स जो है कि हो जाते हैं, भूरापन आ जाता है, दांतों पे धब्बा आ जाता है। अस्थियों पे क्या होता है? तो अस्थियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है, अकड़न होने लगती है
और विकलांगता की समस्या उत्पन्न होने लगती है। क्या होने लगती है? विकलांगता की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऐसे देखेंगे तो बॉलीवुड में बहुत सारी मूवियां बनी हैं जो आपके फ्लोरोसिस पे जो है कि बनी हुई हैं, है ना। उसमें जो है कि यही इश्यूज को उठाया गया है कि पास में कोई कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कोई काम करती है, वहां से जो आपके पॉल्यूटेड वाटर जो है कि वहां से डिस्चार्ज किया जाता है ग्राउंड में या फिर रिवर में या फिर पॉन्ड में या लेक में, उससे जो है कि उस एरिया क्षेत्र विशेष के जो है कि लोगों के अंदर जो है कि इस तरह की डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ज्वाइंट पेन जो है कि हड्डियां कमजोर होना, विकलांगता की स्थिति बनती है। अंत में हीरो साहब आते हैं, मार मूर के सब कंपनी जला उला के सब खत्म करते हैं और इस प्रकार से जो है कि समस्या का समाधान करते हैं। तो इस इशू को लेके बहुत सारी जो है कि मूवियां भी बनी हुई है, उससे भी आप समझ सकते हैं। दांतों में फ्लोरोसिस होता है ना। हड्डियों में ज्वाइंट, मेन रूप से ज्वाइंट में जो है कि ज्यादा समस्या होती है, अकड़न होने लगती है, वहां पे दर्द होने लगता है, ये सारी वहां पे समस्या होती है। फ्लोराइड का सुरक्षित स्तर क्या है? तो सुरक्षित स्तर, बिल्कुल जो सुरक्षित स्तर है वो सुरक्षित स्तर है 0.621 0.621 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, लेकिन काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर 1.5 ग्राम मिलीग्राम भी अगर हो जाता है तो यहां तक भी जो है कि एडजस्ट किया जा सकता है, चल सकता है काम, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 1.5 से ज्यादा होने लगता है, फ्लोराइड की मात्रा जो है कि ज्यादा होने लगती है पानी में, तो इस कंडीशन में वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है, वह फिर जहर का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है? जहर का काम करने लगता है। ये समस्या जो है कि उत्पन्न करेगा हेल्थ से संबंधित। ठीक है, रोकथाम के उपाय क्या है? उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि लगातार आप जो है कि अपने देश में जो है कि सर्वे कराते रहिए, ग्राउंड वाटर वहां पे जो है कि देखते रहिए, उसमें जो है कि फ्लोराइड की मात्रा की जो है कि जांच करते रहिए, है ना। फ्लोराइड की मात्रा की लगातार क्या कीजिए? नियमित रूप से जांच कीजिए। और जहां ये समस्या है, जहां समस्या बहुत गंभीर है, वहां पे आप जो है कि डिफ्लोरिटेशन षड्यंत्र जो है कि लगा सकते हैं। डिफ्लोरिटेशन षड्यंत्र वहां पे लगा सकते हैं, यानी कि प्लांट लगा सकते हैं। उसमें पानी को निकाला जाएगा, निकाल करके जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड की मात्रा को कम किया जाएगा और उस पानी को पीने योग्य बनाया जाएगा। ये काम वहां पे किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि ये प्लांट वगैरह नहीं लगाया जा सकता, फ्लोरिनेशन जो है कि नहीं हो सकता, है ना। तो इस कंडीशन में जो पेयजल के अन्य जो स्रोत हैं उनको ढूंढिए। ग्राउंड वाटर को फिर छोड़िए, फिर लेक वगैरह देखिए, कोई स्वच्छ रिवर वगैरह है उसमें देखिए कि क्या वो तुलनात्मक रूप से अच्छा पानी है पीने लायक या वो भी वैसा ही है। तो अगर आपके आसपास के जितने भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी जो है कि जल स्रोत हैं, सभी सेम हैं, सभी सेम है, मतलब ये मान लीजिए कि सभी की मात्रा जो है कि, है ना, 2 mg पर लीटर है। इस कंडीशन में आप वो ना पिए तो बेहतर है। तो फिर आपको लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई फिल्टर लगवाना पड़ेगा, है ना। फिर इस तरह का आपका प्लांट लगवाना पड़ेगा, तभी जो ये काम चलेगा, नहीं तो समस्या गंभीर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी वर्षा का जो जल है, वर्षा के जल का संचयन कीजिए, जिससे जो है कि आपको ज्यादा स्वच्छ जो है कि, यानी कि फ्लोराइड रहित पीने के लिए पानी आपको जल आपको उपलब्ध हो सके। पोषण में सुधार करें। पोषण में सुधार करने का मतलब ये हो गया कि जो आपका खान पान है, नियमित खान पान है, उसमें कैल्शियम युक्त जो है कि, विटामिन सी युक्त जो है कि, और जो है कि विटामिन डी युक्त भोजन का ज्यादा प्रयोग करें। दूध, दही, मीट वगैरह का, हरी पत्तेदार सब्जियों का, इनका जो है कि ज्यादा उपयोग करें। खाना पकाने के लिए सुरक्षित पानी का उपयोग करें, यानी कि ऐसा ना हो कि पीने के लिए तो हम कम फ्लोराइड वाला पानी अवेलेबल कर ले रहे हैं, लेकिन खाना पकाने का चलो यार इसी से बन जाएगा खाना, ऐसा नहीं है। खाना पकाने के लिए भी कम फ्लोराइड वाला पानी चाहिए और पीने के लिए भी आपको कम फ्लोराइड वाला पानी चाहिए। कोशिश कीजिए कि 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम फ्लोराइड हो, ज्यादा बेटर। वो एक आइडियल स्टेटस है ना, जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा।
घरेलू डिफ्लोरिनेशन डिफ्लोरिटेशन विधियां, है ना, यानी कि आरओ वगैरह पार्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। घरेलू फिल्टर यूज कर सकते हैं जो प्राचीन जमाने में होता था। प्राचीन जमाने में क्या होता था, नीचे जैसे आज जो है ना टोटी वाला, आजकल तो टोटी वाला मटका आ गया है ना, टोटी वाला मटका आ गया, उसमें जो है कि क्या कि पहले कंकड़ भरिए, फिर जो है कि रेत भरिए, फिर बारीक इस तरीके से 2-3 लेयर लगा करके उसमें पानी को डालिए, जिससे जो है कि वो छन करके इस तरीके से डिफ्लोरिटेशन जो है करके पानी उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप उसे बॉयल भी कर सकते हैं, उबाल कर छान कर भी पी सकते हैं, वो भी ज्यादा सही होगा। ठीक है, जल स्रोतों का प्रबंधन करें, यानी कि जो भी आपके आसपास जल स्रोत हैं, कोशिश कीजिए कि वहां का जो वाटर है वो दूषित न हो, या अदर किसी कंपनी का या कहीं का नाले का जो पानी है उसमें आके मिक्स न हो, ये कोशिश कीजिए। जन जागरूकता फैलाइए, यानी कि अपने समाज में, अपने आसपास आपको फ्लोराइड के बारे में, इससे होने वाली समस्या के बारे में, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, बताना है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को क्या कीजिए, जागरूक कीजिए। ठीक है, ये सारा काम आप कर सकते हैं। समुदाय की भूमिका क्या है, तो सुरक्षित पानी का उपयोग कर, यानी कि इस पानी के स्रोत को सुरक्षित रखिए और सुरक्षित पानी का उपयोग करिए। समुदाय स्तर पे जो है कर सकते हैं, है ना। जागरूकता कार्यक्रम लेके आए। ठीक है, ग्राम पंचायत स्थानीय निकायों का क्या कर्तव्य होगा, तो वही सेम चीजें होगा कि जल स्रोतों का पता लगाए, जल स्रोतों में की जांच कराए, जल स्रोतों का सुरक्षा जो है कि क्या करे, सुनिश्चित करे। वहां पे अगर जो है कि पानी में फ्लोराइड ज्यादा है तो उसे जो है कम करने के वहां पे बंदोबस्त करे, है ना। स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करे, ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग जो है कि सर्वेक्षण और मानचित्रण कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा, एक जो है कि व्यापक सर्वे कराए, सर्वे कराने के साथ साथ एक मैप जारी कर दे। मैप जारी कर देगा तो बता देगा, देखो भैया इस स्टेट के इस एरिया में जो आपका जो वाटर है उसमें जो है कि ज्यादा फ्लोराइड है, यहाँ पे कम फ्लोराइड है, यहाँ पे पीने योग्य है, यहाँ पे पीने योग्य नहीं है। इस तरीके का एक मैप जारी करके जन समूह के लिए अवेयर, यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए जारी कर सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, है ना। प्रारंभिक चिकित्सा वगैरह लेते रहें, प्राथमिक केंद्रों पे जाते रहें, वहां पे प्रारंभिक जो है कि जो भी आपकी हेल्थ है उसको जो है कि पूरी तरीके से जांच वगैरह करते रहें, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, जन सहयोग, एक दूसरे का साथ दें, यही सारी चीजें और कुछ नहीं है। यहाँ पे याद रखें, जो सबसे बेस्ट पीने योग्य पानी है वो 0.6 से 0.1 है ना मिलीग्राम पर लीटर है। हालांकि अगर 1.5 भी तक भी है तो काम चलाया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा है तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निदान सुविधाओं की स्थापना करना, यानी अस्पतालों, प्रयोगशालाओं में फ्लोराइड स्तर की जांच के लिए आयन मीटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करना। अब याद रखिएगा, फ्लोराइड की इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है, जो आपका उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, या नर्स वगैरह का जो एग्जाम होता है, एएनएम वगैरह का एग्जाम होता है, इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड को जो मेजर करने वाला टूल होता है, यानी कि फ्लोराइड का मेजर किस टूल से किया जाता है, तो आयन मीटर से किया जा सकता है। इस तरह का प्रश्न जो है कि बनता है। मुख्य रणनीति गतिविधियां, निगरानी, सर्विलांस वगैरह कर सकते हैं, है ना। स्कूल में बच्चों की जांच कराना, ताकि शुरुआती चरणों में ही डेंटल फ्लोरोसिस की पहचान कर सकें, यानी कि मेन जांच पे बात किया जा रहा है। उपचार और पुनर्वास की सुविधा जो है कि क्या करना, प्रभावित व्यक्तियों को सुधारात्मक सर्जरी, फिजियोथेरेपी और गतिशीलता सहायता, यानी कि मोबिलिटी एड वगैरह प्रदान करना। पोषण संबंधी सहायता देना, है ना। शरीर में फ्लोराइड के प्रभाव को कम करने के लिए कैल्शियम, विटामिन, ये ऑलरेडी चीजें बता चुका हूं। जन जागरूकता फैलाना, ये ऑलरेडी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे फिर से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ी सी बात ये है ना। क्लास टुडे के आपके जो है कि चैनल पे, है ना, यूट्यूब चैनल पे ये क्लास आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जीएस से रिलेटेड सारे जो है कि सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। साथ साथ आपका सीसेट में जो है ईवीएस है, हिंदी है, एसएसटी है, सीडीपी है, इसके भी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वनडे क्लासेस, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं, सबके लिए क्लासेस अवेलेबल है। इसके अलावा 8 to 10th
11th 12th के लिए मैथ और साइंस वगैरह की क्लासेस अवेलेबल है। इसके अलावा देखा जाए तो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी क्लास अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बीएड और डीएलएड में एंट्रेंस के लिए तैयारी के लिए परेशान रहते हैं क्योंकि इसकी कोई क्लासेस नहीं चलती है, तो इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे संस्था के नंबर 9142411842 पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और फटाफट जो ही क्लास में एडमिशन ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं। वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत के 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक जिलों में लागू किया जा रहा है। सुरक्षित पेयजल के लिए यह कार्यक्रम जल शक्ति, ये किसके द्वारा लागू किया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत जो है कि लागू किया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, है ना, जल जीवन मिशन के तहत लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा जो आपका फ्लोराइड वाला जो है कि टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक ये और भी ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कि टॉपिक है, एनीमिया नियंत्रण राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, है ना। इसमें बहुत सारे जो है कि कार्यक्रम चलते रहते हैं, सरकार द्वारा बहुत सारी चीजें जो है कि लागू होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है ये? तो भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है? जीवन के विभिन्न चरणों यानी कि शिशु से लेकर के बुजुर्ग तक में एनीमिया, खून की कमी, एक नाम थोड़ा सा मैं टर्म थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं, टर्म है आपका सीकिंग या ऐसे करके सीकिंग सेल एनीमिया करके जो है कि एक है, वो भी जो है कि बजट में आता है। ठीक है, बजट में आता है। इट मीन सेंस ये है कि उसके लिए भी बजट अलॉट हुआ था सरकार ने उसके लिए, सीकिंग सेल एनीमिया, जिसमें जो आपकी जो सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो इस तरीके से जो है कि शेप में बन जाती हैं, है ना, अर्ध मून शेप में बन जाती हैं। इसे सीकिंग सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। इससे खून की कमी होती है, तो ये भी एक जो है कि टाइप है। चलो आगे कहीं आएगा तो देख लेंगे। उसमें रोकथाम और उपचार करना क्या है? खून की कमी यानी कि एनीमिया की रोकथाम और उपचार करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। यानी कि अगर देखिए भारत के लोगों के बॉडी में अगर खून ही नहीं रहेगा, तो खून नहीं रहेगा तो फिर आगे वो किसी भी सेक्टर में उनका विकास भी नहीं हो पाएगा सही से, उनका वृद्धि भी नहीं हो पाएगा सही से, जो भारत का विकास है उसमें योगदान भी नहीं हो पाएगा उनका सही से। तो इसलिए जरूरी क्या है कि उनके बॉडी में खून की कमी नहीं हो। इसके लिए सरकार क्या करती है? बहुत सारे जो है कि अभियान यहाँ पे ये कार्यक्रम लेके आई है। इसे एनीमिया मुक्त भारत, ये एनीमिया मुक्त भारत AMB रणनीति के तहत और अधिक प्रभावी बनाया गया है, जो 6x6x6 है ना के ढांचे में जो है कि इसको लागू किया गया। अब 6x6x6 क्या है? तो 6 लाभार्थी समूह, 6 हस्तक्षेप समूह और 6 संस्थागत तंत्र, इस तरीके से जो है कि ये चीजें यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। मुख्य लाभार्थी, है ना, और मुख्य लाभार्थी और आयरन की खुराक, मुख्य लाभार्थी कौन होंगे और आयरन की खुराक कौन कौन सी होगी, कैसे कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है ना। एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल भारत सरकार द्वारा जो है कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है चलाया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये चीजें चलाई जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जब आपको जो है कि एग्जाम में आएंगी तो ये लाइन बाय लाइन जो है कि ऐसे चीजें रखी जाएंगी। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा नहीं, क्योंकि पीसीएस लेवल का जो है कि सवाल बनेगा, आयोग करा रहा है, उत्तर प्रदेश आयोग करा रहा है, लोक सेवा आयोग, तो उसका प्रश्न का स्तर भी बहुत अच्छा खासा होगा। तो अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखेंगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो स्वस्थ भारत की ओर एक सशक्त कदम, है ना। एनीमिया, खून की कमी को दूर करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य व सशक्त भविष्य के आयरन प्लस पहल जो है कि यहाँ पे लेके चला जाता है।
इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें महिलाओं और किशोरियों को साप्ताहिक आयरन फ्लोरिक एसिड टैबलेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आयरन फ्लोरिक एसिड टैबलेट। किसके लिए है, ये किशोरियों और महिलाओं के लिए है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फ्लोरिक एसिड टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयरन की सिरप की खुराक दी जाती है, और जो आयरन युक्त भोजन है उसको खाने की जो है कि आपको सलाह दी जाती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, है ना, आपके चुकंदर वगैरह हो गया, अनार वगैरह हो गया, इसके वगैरह देखें तो मीट वगैरह हो गया। तो इसमें जो है कि आज जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है वो जो है कि डॉक्टर आपको सलाह देता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, खाइए। खून की कमी को दूर करेंगे, स्वस्थ और सशक्त जीवन भरेंगे। ये सारी एनीमिया को दूर करने के लाभ क्या क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास क्या होगा, अच्छा होगा। अगर बॉडी में खून की कमी हमेशा बनी रहेगी, है ना, बॉडी में जब खून की कमी हमेशा बनी रहेगी तो उस बॉडी का विकास होगा, नहीं होगा, उस बॉडी का सही से ग्रोथ होगा, नहीं होगा, समस्या होगी। तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है ये, तो जो हमारा फूड मटेरियल, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, उससे जो एनर्जी मिलती है वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक लेके जाता है। और जो पॉल्यूटेड यानी कि कह लीजिए कि थोड़ा सा दूषित ब्लड जो है कि बॉडी में है, उसको फिर से जो है कि फिल्टर करने के लिए हार्ट में जो है कि लेके आता है, फिल्टर करने के लेके आता है ना। तो इस तरीके से जो है कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन और आपका डाइजेस्टिव फूड मटेरियल से एनर्जी जो मिलती है उसका जो है कि ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। तो अगर ब्लड की मात्रा कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं होगा, और ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं होगा तो बॉडी में तमाम सारी जो है कि समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है, स्वस्थ गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। बेहतर सीखने की क्षमता और कार्य दक्षता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हाँ ठीक है, रोग से लड़ने की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। हर सप्ताह में एक टैबलेट, एनीमिया से सुरक्षा 100%, इस तरीके के यहाँ पे स्लोगन दे रहा है ना। एनीमिया मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे स्वस्थ, ये तमाम सारी बातें यहाँ पे की गई है। सही पोषण, नियमित आयरन सेवन और स्वस्थ जीवन शैली, एनीमिया मुक्त भारत, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। यानी कि सही पोषण लेते हैं, नियमित आयरन का सेवन करते हैं और स्वस्थ जीवन शैली बना के रखते हैं तो आपकी शरीर एनीमिया मुक्त रहेगी, यानी ब्लड की कमी कभी भी आपके बॉडी में नहीं होगी। अब यहाँ पे जो आयरन प्लस जो पहल है उसके तहत अलग अलग आयु वर्ग के लिए जो व्यक्ति है उसको अलग अलग प्लान दिया गया है कि अलग अलग चीजें जो है कि दी जाएगी उसको। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में फटाफट देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे शिशु के लिए वो जो बच्चे जो 6 से आपके 59 महीने के हैं, है ना, 59 महीने के लिए हैं, उनको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार 1 मिलीलीटर आयरन का सिरप देना है। यानी कि जो शिशु हैं, जो छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनको आयरन का सिरप देना है। जो 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, 6 महीने से कम नहीं, 6 महीने से ज्यादा जो हो गए हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि लगभग जो है कि मान के चलिए कि 6 महीने से 5 साल की एज तक, मोटा मोटा 6 महीने से 5 साल की एज तक जो है कि मोटा मोटा मान के चलिए कि जो बच्चे हैं उनको आयरन का सिरप देना है। क्या देना है, सिरप देना है, और हफ्ते में 2 बार देना है। हफ्ते में 2 दिन कोई भी जो है कि चूज कर लीजिए, बच्चे को आयरन की सिरप जो है कि लगातार आप क्या कीजिए, देते रहिए। ठीक है, जो बच्चे हैं, यानी कि जो बाल्यावस्था में है, जो चिल्ड्रेन है, यानी कि जो 5 साल से ऊपर है, 5 साल से 9 साल के ऊपर जो बीच के जो बच्चे हैं, उनको सप्ताह में 1 बार गुलाबी गोली देनी है। कौन सी गोली देनी है,
गुलाबी गोली देनी। इसमें अलग अलग आता है, सिरप आता है, गुलाबी गोली आती है, नीली गोली आती है, लाल गोली आती है, सब अलग अलग आती है और सब अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के सेवन के लिए बनी हुई है। तो जो आपके 5 से लेके 9 साल तक का बच्चा है उसको सप्ताह में एक बार क्या करना है, गुलाबी गोली देनी है। ठीक है। किशोर एडोसेंस जो है, जो आपके 10 से 19 साल तक के हैं, इन्हें सप्ताह में एक बार नीली गोली देनी है। कौन सी गोली देनी है किशोरों को? नीली गोली देनी है। जो प्रजनन आयु की महिलाएं हैं, प्रजनन आयु की महिलाएं हैं का मतलब ये हो गया कि जो 20 से लेके 49 साल तक की महिलाएं हैं, इनको हफ्ते में एक बार लाल गोली देनी है। इनको कौन सी गोली देनी है? लाल गोली, हफ्ते में एक बार लाल गोली देनी है। गर्भवती महिलाएं है ना, गर्भावस्था के दौरान क्या करना है? प्रसव से पूर्व जांच के बाद 180 दिनों तक रोजाना एक लाल गोली खाना है ना। क्या करना है? जो प्रसव पूर्व यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, यहां पे लिखा हुआ है ना गर्भावस्था के दौरान, तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, प्रेग्नेंट से लेकर के 180 दिन, 180 दिन का मतलब कितना हो गया आपका? लगभग 6 महीने तक, है ना। क्या करना है? लगभग 6 महीने तक, यानी कि बच्चा जब पैदा हो जाता है उस तब तक, है ना, 3 से लेके प्रेगनेंसी के 3 माह से लेके 9वें महीने तक, यानी कि 6 महीने तक लगभग आपको क्या करना है? दिन में एक बार लाल गोली, एक गोली खाना है। ठीक है। धात्री माताओं के लिए प्रसव के बाद की बात है, तो बच्चे के जन्म के बाद 180 दिनों तक रोजाना एक लाल गोली इनको भी खाना है। यानी कि बच्चा पैदा होने से 6 महीने पहले और बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद, यानी कि पूरा 1 साल आपको क्या करना है? यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान से लेकर, जब प्रेगनेंसी का तीसरा महीना चलने लगा तब से लेकर के, और बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक आपको लगातार डेली एक जो है कि लाल गोली आयरन की खानी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कार्यक्रम की प्रमुख रणनीति अनुपूरक ये बातें की है। लक्षित समूहों को नियमित करने के रूप में आयरन, फ्लोरिक एसिड की गोली देना, प्रदान करना, ये सारी बातें हो गई। कीमी मुक्त जो है कि पेट के जो कीड़े होते हैं, है ना, पेट के जो कीड़ों के कारण होने वाली एनीमिया को रोकने के लिए साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की गोली देनी है। क्या करना है? एल्बेंडाजोल एक गोली होती है, मेडिसिन होती है, जो आपको साल में 2 बार देना। पेट में बहुत सारे जो लोग होते हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कोई भी हो, तो उनके पेट में बहुत सारे जो है कीटाणु होते हैं, जिसके कारण जो है समस्या होती है, और वो सारा जो है कि आपका रक्तमांस सब चूस जाते हैं, है ना, जिससे ब्लड की कमी होती है। तो इससे बचाने के लिए आपको क्या करना है? एल्बेंडाजोल की जो है कि टेबलेट आपको साल में 2 बार खानी है। साल में कितने बार खानी है? साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की टेबलेट आपको खानी है। ठीक है। डिजिटल जांच और उपचार। हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच के लिए डिजिटल विधियों का उपयोग करें और गंभीर एनीमिया के मामलों में रेफरल सेवाएं लें, है ना। खाद्य सुदृढ़ीकरण, यानी कि अच्छा पौष्टिक जो है कि भोजन जो है कि खाएं, आयरन युक्त भोजन खाएं। कहने का मतलब ये है, जैसे भोजन में जो है कि चावल हो गया, दूध हो गया, नमक हो गया, है ना, और इसके हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, मीट वगैरह हो गया, खा सकते हैं तो खा सकते हैं, है ना। जागरूकता अभियान, यानी कि बड़े जो है कि स्तर पे क्या कीजिए? अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए, एनीमिया के प्रति सतर्क कीजिए, है ना, ये सारी बातें कीजिए, को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम आशा, एनम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पे लागू होता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कहीं भी जाएंगे स्वास्थ्य सेवा में, तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जाएंगे तो इन तीनों का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो है कि आज की क्लास को रहने देते हैं। ऑलरेडी जो है कि आज की क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे आगे अब जो है कि चीजें आ जाती है, जैसे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और इसके बारे में बताइए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।